अपने पहले लॉन्च की कामयाबी से खुश होकर मिल्टन अब करीब 6 और लॉन्च की तैयारी कर रहे हैं। मुझे ज्यादा डर इस बात से लग रहा है कि हमें कई अनोखी तस्वीरें मिली मगर वो दोबारा नहीं मिली, और साइंस में एक बार मिली चीज कोई मायने नहीं रखती, उसका बार बार मिलना जरूरी होता है। स्ट्रेटोस्फेरिक सैंपलर को ढूंढना और उसे वापस लाना तो बस आधी जंग ही है। हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि बॉक्स बिल्कुल साबुत वापस आए। अगर ये कहीं से टूटता है तो हमारी पूरी मेहनत बेकार जाएगी। बॉक्स सही सलामत है ना? लग तो रहा है। ये फील्ड है ना, हमें ये बहुत पसंद है। इस बड़े बॉक्स के अंदर ड्रॉर भी किसी तरह के पॉसिबल कंटेमिनेंट से बचा रहता है। ये तो हम भी जानते हैं कि उसके अंदर पॉलन होगा, धूल होगी, घास होगी, क्योंकि सामने फील्ड है, लेकिन वो सारी चीजें बॉक्स के बाहर ही होंगी। हम बस यही चाहते हैं कि बॉक्स के अंदर जो भी हो वो सिर्फ स्ट्रेटोस्फीयर का नमूना ही हो। अगर मिल्टन को एलियन माइक्रोब मिल भी जाते हैं तो वो हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा जाने पहचाने हो सकते हैं। अगर वो पृथ्वी पर करोड़ों साल से आ रहे हैं तो हो सकता है हमारी बायोलॉजी उनसे काफी मिलती जुलती हो। सब यही मानते हैं कि अंतरिक्ष से आने वाली कोई चीज बड़ी ही स्पेशल होगी, मगर ये जरूरी नहीं है कि वो वाकई स्पेशल ही हो। अगर वो पृथ्वी पर आ रही हैं तो वो यहाँ लाखों सालों से आ रही हैं। वो यहाँ है, वो अंतरिक्ष का ही अंग है, वो ऑर्गेनिज्म भी हमारी बायोलॉजी का हिस्सा है। अगर इंटेलिजेंट एलियन बहुत दूर के ग्रहों से हमारे पास मैसेज भेज रहे हों तो क्या हम उन्हें सुन सकते हैं? 200 साल पहले कोई टेलीग्राफ वायर पर मोर्स कोड नहीं पा सका था। सेल्यूलर नेटवर्क तो बहुत दूर की बात थी। हमारे पास वो टेक्नोलॉजी ही नहीं है जिससे हम किसी एलियन की कॉल का जवाब दे सकें। हवाई यूनिवर्सिटी के फिजिसिस्ट जॉन लियोनार्ड मानते हैं कि एलियन के भेजे मैसेज हमारी पहुंच के अंदर है। हम ये अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। वो हमारे साथ क्यों और कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसलिए अच्छा यही होगा कि हम ये देखें कि वहां पर क्या क्या है। अगर वाकई अंतरिक्ष में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हैं और वो पूरे तारामंडल में अपने मैसेज भेज रहे हैं तो जॉन के मुताबिक उनकी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हमारी टेक्नोलॉजी से बिल्कुल अलग है। जब हम पृथ्वी पर ही काफी दूर तक कोई मैसेज भेजते हैं तो हम लाइट या रेडियो वेव पर निर्भर करते हैं, लेकिन लाइट की मदद से इंटरस्टेलर कम्युनिकेशन कर पाना बहुत ही मुश्किल है। हमारे ब्रह्मांड में काफी धूल और गैस भरी है, उनसे लाइट बिखरती है। इसलिए हम अपने गैलेक्टिक सेंटर से भी लाइट सिग्नलिंग करें तो कोई फायदा नहीं होने वाला। और रेडियो वेव के जरिए भेजे गए मैसेज को भी काफी इंटरफेरेंस का सामना करना पड़ेगा। पूरे ब्रह्मांड में तारों और तारामंडलों से एक हिस की आवाज आती रहती है। ऐसे में उन्हें उस बैकग्राउंड नॉइज को भी पार करना होगा। मैं अपने इस रेडियो को ट्यून कर रहा हूँ, इससे तरह तरह की आवाजें आ रही हैं। ऐसे में हमें इसमें एक ऐसी फ्रीक्वेंसी ढूंढनी होगी जिसके जरिए एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हमसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर इस तरह की ट्यूनिंग के साथ समस्या ये है कि इसमें स्टेशनों का शेड्यूल या उनकी लिस्ट नहीं है। ऐसे में यह पता लगाना मुश्किल है कि हमें कहां ट्यून करना चाहिए। जॉन मानते हैं कि तारामंडल में मैसेज भेजने की एक बेहतर टेक्नोलॉजी भी है। एलियंस शायद एक बहुत ही छोटे पार्टिकल का इस्तेमाल कर रहे हों, न्यूट्रिनो का। ये सब एटॉमिक पार्टिकल हमारे सूरज में होने वाले न्यूक्लियर रिएक्शन जैसे रिएक्शन से पैदा होते हैं और वो विस्फोट करते तारों और गामा रेज बर्स्ट जैसी धमाकेदार घटनाओं से भी निकलते हैं। न्यूट्रिनो की सबसे अनोखी खूबी तो यही है कि वो बहुत छोटे होते हैं और किसी मैटर को ऐसे पार कर जाते हैं जैसे वहां थे ही नहीं। जो डस्ट मैटर हर तरह की लाइट और ज्यादातर रेडियो वेव को रोक लेते हैं, वो भी न्यूट्रिनोज को नहीं रोक पाते। वो किसी भी चीज के पार चले जाते हैं, दीवारों को पार कर लेते हैं, वो जमीन से बाहर निकल आते हैं। हमारे एक नाखून के नीचे से हर सेकंड करीब 10 लाख न्यूट्रिनोज गुजर जाते हैं। सच तो यह है कि अगर न्यूट्रिनोज से बचने के लिए कोई सन ब्लॉक होता तो उसमें 1 लाख करोड़ न्यूट्रिनो प्रोटेक्शन फैक्टर भी शायद कम ही पड़ता। मेरे हाथ पर इसकी एक पतली सी परत भी फोटॉन्स को रोक सकती है, लेकिन न्यूट्रिनोज को रोकने के लिए इससे कई गुना मोटी परत भी शायद काम नहीं आती। और सच कहें तो ये छतरी सूरज से आने वाले फोटॉन्स को बड़ी आसानी से रोक लेती है, लेकिन ये भी हमें उनसे बचा नहीं सकती थी। उनसे बचने के लिए हमें करीब 1 प्रकाश वर्ष मोटी लेड की छतरी की जरूरत पड़ेगी। जॉन मानते हैं कि शायद एक एलियन सिविलाइजेशन ने
न्यूट्रिनोज की एक बीम बनाई थी और उन्हें पल्स किया था। इस तरह से उन्होंने कॉस्मिक मॉर्स कोड में एक मैसेज बनाया था। लेकिन चूंकि न्यूट्रिनोज बड़े ही अनोखे होते हैं, इसलिए ना तो उनका पता लगाया जा सकता है, ना ही मेजर किया जा सकता है। पृथ्वी पर लगा आखिरी डिटेक्टर आइस क्यूब साउथ पोल पर बर्फ में करीब 3 किलोमीटर की गहराई में गड़ा है। उसके सेंसर के 86 स्ट्रैंड आज भी इस इंतजार में हैं कि कोई एक न्यूट्रिनो पृथ्वी पर आए और आसपास की बर्फ के इलेक्ट्रॉन से टकराए। आइस क्यूब पर हर साल कुछ ही न्यूट्रिनो की टक्कर दर्ज हो रही है। न्यूट्रिनोज की एनर्जी भी अलग अलग होती है। सबसे ज्यादा एनर्जी वाले न्यूट्रिनोज बड़े ही दुर्लभ होते हैं। अभी इस बात पर बड़ी बहस छिड़ी है कि इनका सोर्स आखिर है क्या। वो कौन से मैकेनिज्म हैं जिनसे इतनी ज्यादा एनर्जी पैदा होती है। वो बड़े ही दुर्लभ होते हैं, इसलिए जॉन मानते हैं कि वो एलियंस के लिए एक बढ़िया कम्युनिकेशन टूल हो सकते हैं। अगर उनमें से एक भी हाई एनर्जी न्यूट्रिनो आइस क्यूब में किसी इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो हमें इसका पता लग जाएगा। उससे छोटे छोटे धमाके होंगे और वो इतने अलग होंगे कि हम उन्हें फौरन पहचान लेंगे। उन धमाकों पर हमारी नजर जाएगी ही जाएगी। फिजिसिस्ट इस कैरेक्टरिस्टिक बर्स्ट को ग्लाशॉ रेजोनेंस कहते हैं। जब कोई हाई एनर्जी न्यूट्रिनो किसी इलेक्ट्रॉन से टकराता है, तब ठीक वही होता है जो एक वाइन ग्लास से म्यूजिक टकराने पर होता है।